बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बीकॉम पार्ट 1 स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर में, और अपने कुछ बेसिक बातें की थी बिजनेस से मुताल्लिक। तो आज हम शुरू करते हैं अपने बेसिक फाइनेंशियल एलिमेंट्स। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिए कि वो बच्चे जो हमारे कॉमर्स का बैकग्राउंड रखते हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई हैं। सेकेंड ईयर के अंदर ये सारी चीज़ें दोबारा नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन बीकॉम पार्ट 1 के अंदर एक मरतबा फिर आप वही तमाम चीज़ें पहले रिकॉल करते हैं जो आपने 2 साल पहले पढ़ा होता है, और फिर बीच में तकरीबन 6-8 महीने का गैप आता है इंटर के बाद। तो इसलिए ये सारी चीज़ें पहले आपको रिकॉल कराई जाती हैं ताकि आप लोग उसको याद कर लें। जो हमारे इंटर साइंस का बैकग्राउंड रखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टोटली नई चीज़ है। उनके लिए ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि ये तो पहली मरतबा पढ़ रहे हैं। तो मैं आप ये कहूँगा कि यहाँ पे अगर वो बच्चे जो इंटर साइंस का बैकग्राउंड रखते हैं वो भी, और जो इंटर कॉमर्स का बैकग्राउंड रखते हैं वो भी, वो दोनों इसको ऐसे ही समझें कि जैसे ही फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर हम आगे चलते हैं। बेटा, मैंने आपसे कहा था कि देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, बिल्कुल ऐसी जैसे इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। इसी तरीके से ये आपको नज़र आ रहा है कि अकाउंटिंग के भी 5 बुनियादी एलिमेंट्स हैं, जिसमें नंबर 1 है एसेट, नंबर 2 है लायबिलिटी, नंबर 3 है ओनर इक्विटी, और ओनर इक्विटी का दूसरा नाम कैपिटल भी है। नंबर 4 है इनकम, रेवेन्यू, और नंबर 5 है एक्सपेंस। रेवेन्यू का दूसरा नाम इनकम भी है। अब आज हमने ये एलिमेंट्स डिस्कस करने के, ये एलिमेंट्स हैं क्या। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट्स की। कहते हैं एसेट्स आर दी इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट हेल्पफुल टू रन द बिजनेस। एसेट हमारे वो माशी वसाइल होते हैं जिनके ज़रिए से हम अपना बिजनेस रन करते हैं। इन अदर वर्ड्स, एसेट्स आर द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स दैट आर नेसेसरी टू रन द बिजनेस। और दूसरे लफ्ज़ों में एसेट्स हमारे बिजनेस की वो ज़रूरियात होती हैं जिनकी मदद से हम अपना बिजनेस चलाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई छोटे से छोटा कारोबार ले लीजिए, हर कारोबार के अंदर आपको कुछ न कुछ बुनियादी लवाजमात, कुछ न कुछ बुनियादी चीज़ें चाहिए अपना एक सेटअप बनाने के लिए जिससे आप अपना बिजनेस चलाएं। यानी अगर आप मिसाल के तौर पे एक मेडिकल स्टोर का बिजनेस खोलते हैं तो आपको उसके लिए अपनी दुकान में पूरे फिक्सचर्स लगाने होंगे, फर्नीचर जिसके अंदर आप रैक के अंदर अपनी मेडिसिन रखेंगे। फिर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एसी भी लगाते हैं। फिर आप अपने बेवरेजेस आइटम, आइसक्रीम के लिए डीप फ्रीज़र, फ्रिज भी रखते हैं। फिर ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉनिकली बिल जनरेट करने के लिए कंप्यूटर और एक प्रिंटर भी रखते हैं। फिर आप बल्ब लगाते हैं, पंखे लगाते हैं। ये सारी चीज़ें एसेट्स कहलाती हैं। ये जब चीज़ें बनती हैं, ये जब चीज़ें जब जमा होती हैं तो फिर एक बिजनेस की शक्ल निकल के आती है। फिर सबसे बढ़कर उस मेडिकल स्टोर के अंदर जितना भी माल रखा जाएगा, दवाइयाँ रखी जाएंगी या कॉन्फेक्शनरी आइटम रखे जाएंगे या कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेजेस रखी जाएंगी, तो ये भी आपका एसेट है। तो इन शॉर्ट हर बिजनेस के अंदर हमें कुछ न कुछ बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि हम जिससे अपना बिजनेस शुरू करते हैं, उनको हम एसेट्स कहते हैं। उसके बगैर हमारा बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। इनफैक्ट एक ठेले वाले को भी एक ठेला चाहिए, उसके ऊपर सब्जी या फ्रूट तो चाहिए ना जिससे वो स्टार्ट करेगा अपना बिजनेस। तो ये ठेला, ये फ्रूट, ये उसका एसेट है। समझ आ रही है बात? तो एसेट इन्हें कहते हैं। अब एसेट्स की 2 किस्में हैं, एक कहलाते हैं करंट एसेट्स और एक कहलाते हैं फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का एक और नाम है नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, व्हाट इज करंट एसेट? करंट एसेट का मतलब है दोज एसेट्स दैट बेनिफिट्स कैन अवेल विद इन 1 ईयर और 1 अकाउंटिंग पीरियड। कहते हैं करंट एसेट उन एसेट्स को कहते हैं जिनका बेनिफिट हम 1 साल तक इंजॉय कर सकते हैं, 1 साल तक हम इनका बेनिफिट अवेल कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं करंट एसेट। विद इन 1 ईयर मैक्सिमम, या 1 अकाउंटिंग पीरियड। 1 अकाउंटिंग पीरियड का मतलब भी 1 ईयर ही होता है। यानी ये वो एसेट्स होते हैं जो कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा अरसा नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा अरसा नहीं गुजार सकते। इनकी नेचर ऐसी होती है कि ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे हमें बेनिफिट देते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। चलिए मिसाल देता हूँ मैं आपको। एक
एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर बोर्ड मार्कर कितना इंपॉर्टेंट है। जाहिर है कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट बोर्ड मार्कर के बगैर चल ही नहीं सकता। अब वो जो बोर्ड मार्कर है वो 50 रुपए का 60 रुपए का आता है, लेकिन चलता कितना है, महीना 2 महीना, उसके बाद खत्म हो जाता है। लेकिन वो जो बोर्ड है वो बोर्ड सालों साल लगा रहता है। जिस फर्नीचर पे बच्चे बैठ रहे हैं वो फर्नीचर सालों साल पड़ा रहता है। लेकिन वो जो बोर्ड है वो जो मार्कर है जिससे आप लिख रहे हैं वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। उसमें इतनी ताकत ही नहीं है कि वो बहुत अरसे तक चल सके, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे कि वो करंट एसेट है। तो देयर आर सो मैनी करंट एसेट इन एनी बिजनेस। बहुत सारे करंट एसेट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपको नजर आ रहा है कैश, कैश इन हैंड और कैश इन बैंक। अच्छा, आज के बाद से हम इसको सिर्फ कैश बोलेंगे और कैश इन बैंक को हम सिर्फ बैंक बोलेंगे। आप चाहें तो यहां से कैश इन को काट दीजिए और यहां से इन हैंड को काट दीजिए। तो आज के बाद में कैश इन हैंड को कैश बोलूंगा और कैश इन बैंक को बैंक बोलूंगा। कैश का मतलब होता है पैसा, बैंक का मतलब भी पैसा ही होता है। बैंक का मतलब कि बैंक की बिल्डिंग नहीं है। तो सर इन दोनों पैसों में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। कैश वो पैसा जो मेरे पास है, मैंने ड्रॉ से निकाला, गया, सामान खरीद के ले आया। बैंक से मुराद भी पैसा ही होता है, लेकिन ये वो पैसा होता है जिसको निकालने के लिए बैंक जाना पड़ता है। बस वो हमारी कस्टडी में नहीं है, वो बैंक की कस्टडी में। ये दोनों ही करंट एसेट है। हम कैश को लॉन्ग टर्म उठाकर नहीं रख सकते। कैश होता है खर्च करने के लिए, तो ये बहुत ज्यादा अरसा हमारे पास रह नहीं सकता। आज आया कल चला गया। जो पैसा बैंक में रखा हुआ है तो वो भी तो सारी जिंदगी थोड़ी रखते हैं, उसको भी तो जरूरत के तहत निकालते रहते हैं ना। निकाला, किसी को पेमेंट कर दी, फिर किसी से पेमेंट ली, फिर बैंक में पैसा आ गया, फिर किसी को पेमेंट कर दी। तो ये पैसा जो है ना बहुत ही लिक्विड एसिड है, बहुत ही तेजी से लिक्विडेट होता है, आता है और चला जाता है। यार आप खुद सोचिए ना, अगर आप घर से सुबह पैसे लेके निकले, जैसे आप लोग कोचिंग जाते हैं या स्कूल जाते थे, तो अगर आप सुबह में 50 रुपये अपनी पॉकेट मनी लेके निकलते थे तो स्कूल से वापस आते आते तक कुछ भी नहीं बचता था, खत्म हो जाता था। ऐसे ही आपके फादर जो तनख्वाह लेकर आते हैं बिजनेस से या प्रॉफिट लेकर आते हैं, तो वो पैसे सारी जिंदगी तो नहीं चलते। आपकी फीस चली जाती है, घर के एक्सपेंसेस हैं, आपकी मंथली ग्रॉसरी है, यूटिलिटीज़ हैं, आपके अगर रेंटेड हाउस है आपका तो उसका रेंट है, फिर आपकी अपनी 100 ज़रूरियात हैं। तो जो आपके फादर लेकर आए वो महीने के अंदर खत्म हो गया, अगले महीने फिर पैसे आएंगे। तो ये करंट एसेट कहलाते हैं। अकाउंट रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब होता है वो पैसा जो मेरा है लेकिन किसी और के पास है। मैंने उसको उधार पर माल बेचा था, उसने मुझे कहा था वो मुझे बाद में दे देगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हफ्ता 10 दिन बाद दे देना। तो जो पैसे मेरे मैंने किसी से लेने हैं उसको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। तो जाहिर है वो पैसे भी मुझे चंद दिनों में मिल जाएंगे और मिलने के बाद वो भी खर्च हो जाएंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब करंट एसेट्स हैं। नोट रिसीवेबल, अच्छा अकाउंट रिसीवेबल और नोट रिसीवेबल में फर्क क्या है? अकाउंट दोनों एक ही चीज है। रिसीवेबल का मतलब है वो पैसा जो मैंने लोगों से लेना है, ये मेरा पैसा है, ये लोगों के पास है, ये मैंने लेना है। अब अकाउंट रिसीवेबल ओरल एग्रीमेंट होता है, नोट रिसीवेबल रिटर्न एग्रीमेंट होता है। क्या मतलब? मैंने अगर किसी से पैसे लेने हैं और ये जबानी बात हो गई कि सही है मैं तुमसे बाद में ले लूंगा, कोई बात नहीं, तुम मेरे जाने पहचाने आदमी हो, तो ये भी पैसे लेने हैं लेकिन ओरल ही बात है। नोट रिसीवेबल, ये भी मैंने लोगों से पैसे लेने हैं लेकिन ये मैंने बाकायदा लिखवा लिए लोगों से ताकि कोई मुझसे आखिर में फ्रॉड ना कर जाए। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल का एक नुकसान क्या है कि पैसे देने वाले ने अगर पैसे नहीं दिए, मुकर गया, तो मैं उसके ऊपर मुकदमा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। नोट रिसीवेबल चूंकि बाकायदा एक लिखी हुई शक्ल में होता है, उसमें देने वाले ने साइन किए होते हैं कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, अगर वो मुकर जाए, वो फ्रॉड कर जाए, वो ना दे, तो मैं अपना इस नोट एक बेसिकली एक कागज होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक रसीद होती है जिसके ऊपर देने वाले का वादा लिखा होता है, उसके सिग्नेचर होते हैं कि ये पैसे मैं तुम्हें इतने दिन बाद दे दूंगा। तो उसने देने, मैंने लेने, अगर नहीं देता तो मैं कोर्ट लेके चले जाऊंगा उसको और उसको को मुकदमा कर दूंगा। तो दोनों रिसीवेबल का मतलब एक ही है। अकाउंट रिसीवेबल सेफ नहीं होता, नोट रिसीवेबल सेफ होता है। बट जहां पर आपकी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो अपने कस्टमर के साथ तो फिर आप उधार जो है वो जबानी भी कर सकते हैं, लिखे हुए की जरूरत नहीं है। अदर रिसीवेबल भी रिसीवेबल की काइंड है, इसको इंशाल्लाह हम आखिरी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आती बारी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की। मर्चेंडाइज इटसेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको पहले समझना जरूरी है कि व्हाट इज मर्चेंडाइज। तो मर्चेंडाइज आर दोज गुड्स
those commodities which a shopkeeper purchase for the intention of sale। देखिए मेरी बात को गौर से समझिएगा, ये मर्चेंडाइज है ना, ये मर्चेंडाइज का आगे पूरा एक चैप्टर है आगे। ये अभी तो फिलहाल एक लाइन में मैं आपको बता रहा हूँ, ये आगे पूरा चैप्टर है। इनफैक्ट ये भी जो अभी आपने अकाउंट रिसीवेबल पढ़ा है ना, ये अकाउंट रिसीवेबल, ये पूरा एक चैप्टर है। ये देखिए, ये मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पूरा एक चैप्टर है, सही है। इसी तरीके से अभी ये मैं आपको मर्चेंडाइज पढ़ाने जा रहा हूँ, ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये आगे जाके पूरा एक चैप्टर है। तो जरा सोच लीजिए कि ये पूरा एक चैप्टर है और अभी मुझे आपको सिर्फ एक इसको बहुत ही जो है वो आसान लफ्जों में थोड़ा सा बताना है, आगे चैप्टर में तफसील से पढ़ेंगे। तो मर्चेंडाइज उन गुड्स को कहते हैं जो कि हम बेचने के लिए खरीदते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप जिस दुकान पे भी चली हैं, आपको आप चले जाएं, आपको दुकान के अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स रखी हुई नजर आ रही होंगी, वो सारी प्रोडक्ट बेचने के लिए हैं। और एक बिजनेसमैन, एक शॉपकीपर उसको होलसेल मार्केट से खरीदता है, दुकान पे रखता है, कस्टमर आता है और लेकर चला जाता है। जब खत्म हो जाती हैं या खत्म होने वाली होती हैं तो फिर वो दूसरा एक और ऑर्डर उसके पास आ जाता है, वो दुकान पे रखता है, कस्टमर आता है, लेकर चला जाता है। तो वो जो खरीद रहा है ना बेचने के लिए, उसको कहते हैं मर्चेंडाइज। मिसाल के तौर पे आप एक मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और मेडिकल स्टोर पे जाके आप उससे कहते हैं ये मेडिसिन दे दो, तो वो जो मेडिसिन उसके पास रखी है वो उसके बेचने की है, तो मेडिसिन क्या होगी उसके लिए? मर्चेंडाइज। आप एक शॉप पे जाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई मुझे कोल्ड ड्रिंक दे दो, तो वो कोल्ड ड्रिंक उसने बेचने के लिए रखी हुई है, तो वो कोल्ड ड्रिंक क्या होगी उसके लिए? मर्चेंडाइज। लेकिन अगर आप उसी शॉप पे जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक वाली शॉप पे, उसको कहते हैं यार ये डीप फ्रीजर मुझे दे दो जिसमें तुमने कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, ये फ्रिज मुझे दे दो, तो वो क्या बोलेगा कि फ्रिज बेचने के लिए नहीं है, डीप फ्रीजर बेचने के लिए नहीं है, हाँ इस फ्रिज में जो कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है और जो इस डीप फ्रीजर में आइसक्रीम रखी हुई है वो बेचने के लिए। तो जो बेचने वाली चीज होती है उसको मर्चेंडाइज कहते हैं, और जो बेचने के लिए नहीं है बल्कि आपने उसको अपने इस्तेमाल के लिए रखी हुई है वो हमारी मर्चेंडाइज जो होगी, तो वो हमारा एक नॉर्मल एसेट कहलाएगा, सही है। तो समटाइम्स आपका जब ईयर एंड होने लगता है तो कुछ स्टॉक बच जाता है, तो जो बचा हुआ स्टॉक होता है उसको हम क्या कहते हैं? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, यानी साल खत्म हो गया लेकिन हमारी दुकान पे अभी भी कुछ माल बच गया है, तो उसको हम कहते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। ये भी हमारा करंट एसेट है। करंट क्यों है भाई? अभी बच गया कोई बात नहीं, अगले साल के शुरू में बिक जाएगा। यानी कोई भी वो आइटम जो ज्यादा अरसे तक ना रहे, बस साल भर के अंदर अंदर, साल भर के अंदर से मतलब कि 1 मिनट में बिक जाए, चाहे वो 10 दिन में चला जाए, चाहे वो 6 महीने में चले जाए, बस साल भर के अंदर अंदर अगर किसी चीज की जो है वो हैसियत खत्म हो जाती है तो बस वो करंट एसेट है। इसी तरह प्रीपेड, प्रीपेड किसे कहते हैं? प्रीपेड कहते हैं एडवांस पेमेंट्स को। जैसे आप लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग तकरीबन जितने भी बच्चे मोबाइल यूज करते हैं वो सब प्रीपेड सिस्टम यूज करते हैं, यानी पहले आप पैसे खर्च करते हैं, फिर वो आपको एक जो है वो कार्ड मिलता है, वो कार्ड आप लोड करते हैं, तो फिर आपको वो 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने का टाइम मिलता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि 100 क्या 500 का भी कार्ड लोड करा लें तो क्या आप उसको 5 साल तक चला सकते हैं? मेरे ख्याल में तो 1 साल भी नहीं चला सकते, मैक्सिमम महीना 2 महीने चल जाएगा। तो जो जिस चीज का बेनिफिट आपको साल के अंदर अंदर मिल रहा है वो करंट एसेट है। तो प्रीपेड का मतलब आप अपनी एडवांस पेमेंट भी कुछ सालों के लिए नहीं करते थे। चलिए आप किराए के घर पे रहते हैं तो क्या आप अपने 5 साल के घर का किराया एक साथ दे देंगे? नहीं देंगे। आपके घर में जो एक मेड काम करने आती है क्या आप उसको 3 साल की तनख्वाह एक साथ दे देंगे? नहीं। हाँ, अगर वो कहे कि भाई हालात सही नहीं है, चलो ईद आ रही है, आप मुझे ज़रा 1 महीने की एडवांस तनख्वाह दे दें, तो हाँ आप बोलेंगे सही है 1 महीने की एडवांस ले लो, तो ये एडवांस प्रीपेड ही कहलाता है। लेकिन वो भी जो आप एडवांस देंगे तो 1 महीने का काम लेंगे उससे, वैसे नहीं दे देंगे आप, तो इसको हम कहते हैं प्रीपेड। चाहे आप प्रीपेड में रेंट एडवांस में दे दें, चाहे आप सैलरी एडवांस में दे दें, चाहे आप कोई और चीज एडवांस में दे दें, ये एडवांस आप महीने 2 महीने 3 महीने की हद तक तो दे सकते हैं, आप सालों का नहीं देते। तो इसलिए अगेन जो बात साल के अंदर अंदर होगी वो करंट होगी, सही है। तो आसान लफ्जों में समझिए कि करंट का मतलब ही क्या है? विच हैपेंस विद इन 1 ईयर, बस जो 1 ईयर से आगे चले जाए फिर वो कहानी अभी आगे आएगी। इसी तरीके से सप्लाईज, सप्लाईज का मतलब स्टेशनरी, यानी पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल, कंप्यूटर, पेपर, मार्कर, इंक। जाहिर है ये भी कुछ सालों चलने वाले आइटम तो नहीं होते, तो ये भी एक बिजनेस के अंदर आपको जरूरत पड़ती है इनकी, लेकिन बस ये महीने 2 महीने 3 महीने में खत्म हो जाते हैं, फिर आप दोबारा परचेज करते हैं, तो इसलिए ये भी करंट एसेट है। इसी तरह मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये आपके कोर्स का एसेट कोई हिस्सा नहीं है,
सिर्फ इतना बता देता हूँ, जैसे आप स्टॉक मार्केट के शेयर्स खरीदते हैं, इधर आपने शेयर्स दिए, इधर आपने बेच दिए। कोई शेयर्स भी आप सालों उठाकर नहीं रखते हैं, जब आप देखते हैं कोई अच्छा रिटर्न मिल रहा है या अच्छा कैपिटल गेन मिल रहा है तो आप उसको अच्छी कीमत पे बेच देते हैं। तो ये भी सालों उठाकर रखने वाला आइटम नहीं है। इसी तरह पेटी कैश फंड, जो आप अपने बिजनेस के रोज़मर्रा के अखराजात को पूरा करने के लिए महीने के शुरू में एक फंड बनाते हैं कि ये भी जो मेहमान आएगा उसको चाय पिलाना, कस्टमर के पास जाना, उसको कोई लेटर सेंड करना है, उसका TCS का खर्चा है या कोई पोस्टेज टेलीग्राम वगैरह है, तो ये आप महीने के शुरू में 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपये से एक फंड बना लेते हैं और जब जब आपको छोटे छोटे खर्चों की जरूरत पड़ती है आप इसमें से निकाल कर देते रहते हैं। ये महीने का बनता है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, करंट एसेट है। आपका काम क्या है कि आप लोगों ने डेफिनेशन पे इतनी खास तवज्जो नहीं देनी है, आपने ये लिस्टिंग याद करनी है। वैसे तो जो आपका टेस्ट होगा उसमें डेफिनेशंस भी आएंगी, एसेट की डेफिनेशन, करंट एसेट, फिक्स एसेट, साथ में ये लिस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये लिस्टिंग याद नहीं कर पाए तो फिर आपके लिए आगे चलना मुश्किल है। अब आ जाइए फिक्स एसेट्स पे। फिक्स एसेट्स को हम दूसरे लफ्जों में नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं, सही है। अब हम इसको फिक्स एसेट बोल रहे हैं या नॉन करंट एसेट बोल रहे हैं, एक ही बात है। अच्छा, अब इन फिक्स एसेट के भी मजीद दो हिस्से किए जा सकते हैं। देखिए, पहला है फिक्स्ड में टेंजिबल फिक्स एसेट और दूसरा है इनटेंजिबल फिक्स एसेट। करंट एसेट में सिर्फ एक ही होते हैं, करंट एसेट जो मैंने आपको ऊपर बता दिए। फिक्स एसेट मजीद दो किस्म के होते हैं, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल फिक्स एसेट वो होते हैं, टेंजिबल का वर्ड है, टेंजिबल का मतलब है वो जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छुए तो उसको हम महसूस किया जा सकता है कि जिसकी कोई सॉलिड एग्जिस्टेंस है। तो पहली बात तो फिक्स चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, दोनों के लिए एक बात कॉमन है कि ये लॉन्ग टर्म चलने वाले होते हैं। करंट की क्या खासियत थी कि ये बस एक साल के अंदर अंदर इसकी है ये है वो हम बेनिफिट लेते हैं, एक साल के बाद फिर ये हमसे जुदा हो जाते हैं। फिक्स या नॉन करंट की एसेट क्या है, जो एक साल से ज्यादा चलते हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल तक भी चलते रहते हैं। अब आपके ध्यान में आएगा सर ये 100 साल तक चलने वाला ऐसा कौन सा एसेट होता है? क्यों? आप एक जमीन ले लीजिए, आप भी चले जाएंगे इस दुनिया से, आपकी आने वाली नस्लें और उनकी भी आने वाली नस्लें उस जमीन से फायदा उठाएंगी, सही है। तो पहली बात करते हैं हम टेंजिबल एसेट की। तो टेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं, दो एसेट विच है फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड दैट बेनिफिट्स अवेल फॉर मोर देन 1 ईयर। करंट में क्या था, विद इन 1 ईयर। फिक्स में क्या है, मोर देन 1 ईयर। लेकिन इसकी असल खासियत क्या है कि विच है फिजिकल एग्जिस्टेंस। असल बात क्या है, विच है फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसकी कोई बाकायदा फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसको मैं देख सकूं कि हाँ भाई ये कोई चीज है, कोई एसिड है जो मुझे नजर आ रहा है। और दूसरी बात, इसका बेनिफिट हमें जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, फॉर मोर देन 1 ईयर, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल। अभी मैं आगे बताऊंगा कि ऐसे कौन से एसिड होते हैं। इनटेंजिबल एसिड में भी एक खासियत तो यही है जो ऊपर बताई मैंने, फॉर मोर देन 1 ईयर। देखिए ये भी मोर देन 1 ईयर ही होते हैं, ये भी 1 साल से ज्यादा चलते हैं। बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, विच है नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, इनको बाकायदा देखा नहीं जा सकता, इनको महसूस नहीं किया जा सकता, इनकी कोई सॉलिड एग्जिस्टेंस नहीं होती। अब आपके लिए टेंजिबल फिक्स एसेट इतना जो है वो हैरानकुन नहीं है जितना इनटेंजिबल है। हालांकि इंटेंजिबल आपके कोर्स के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इस पर ज्यादा अपना वक्त भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन दायर आगे सोचते रहे होंगे ना कि यार एसेट, और वो भी ऐसा तो नजर ना आए। देखो भाई एसेट के बगैर तो बिजनेस चल ही नहीं सकता ना। हमें तो देखो एसेट, मिसाल मैं आपको बड़ी आसान सी एक और मिसाल देता हूं। एसेट सिर्फ वो नहीं होते जो बिजनेस में होते हैं, एसेट वो भी होते हैं जो आपके घर में होते हैं। बिजनेस एसेट वो होते हैं जिनके बगैर बिजनेस नहीं चल सकता, और डोमेस्टिक एसेट वो होते हैं जिनके बगैर घर नहीं चल सकता। अगर आपको मेरी ये मिसाल समझ में आ गई तो आप एसेट कभी भी नहीं भूलेंगे, कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। अब आप ये बताइए कि आपको अपने घर की जिंदगी गुजारने के लिए चूल्हा चाहिए, या है आपके घर में ऐसा सिस्टम के बगैर चूल्हे के खाना बन जाए, तो ये चूल्हा आपका एसेट है। बर्तन चाहिए, चूल्हा भी है, लेकिन अगर बर्तन ही नहीं है तो खाना किस पे बनाओगे, फिर खाना निकालोगे किस पे? तो ये भी आपके घर की जरूरत है ना। अब ये तो ऐसा एसेट है जो गरीब हो, अमीर हो, फकीर हो, सबके घर में होते हैं, किसी का भी गुजारा नहीं है बर्तनों के बगैर। तो आपके घर का कारोबार नहीं चल सकता जब तक बर्तन ना हो। तो ये बर्तन आपके लिए क्या है, एसेट है। फिर आपको अपने कपड़े रखने के लिए कोई अलमारी चाहिए, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए,
अच्छी लाइफ गुजारनी है, थोड़ी सी आरामदेह जिंदगी गुजारनी है, तो आपको जूसर ब्लेंडर की मशीनें चाहिए, सोफा चाहिए, बेड चाहिए, मिरर चाहिए, शीशा, आईना। खावातीन अगर अपनी शक्ल ना देखें तो बेचारी इसी तरह खौफ से उनकी ज़िंदगी कम हो जाएगा, हाय पता नहीं मैं कैसी लग रही होंगी, शीशा ही नहीं है मेरे घर में। तो सोचो कि आईना भी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस घर में आईना ना हो तो लोगों को यही ना पता हो कि भाई हमारी शक्ल कैसी है, तो वो भी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको गिनवाया ये हमारे घरेलू एसेट्स हैं, इनसे हमारे घर की ज़िंदगी गुजरती है। तो जो बिजनेस एसेट्स होते हैं उससे हमारे बिजनेस की लाइफ गुजरती है, उससे हमारा बिजनेस चलता है। सोचो अगर एक कॉन्फेक्शनरी आइटम की शॉप पे या एक बेवरेजेस की शॉप पे जहां पे कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसके पास फ्रिज ना हो, आइसक्रीम बेचने वाले का डीप फ्रीजर खराब हो जाए, कितनी जिंदगी उसकी कारोबार की खराब हो जाएगी। यार मेरा फ्रिज और डीप फ्रीजर ही खराब है तो मेरी कोल्ड ड्रिंक ठंडी नहीं हो रही और मेरा डीप फ्रीजर में जो है वो आइसक्रीम भी मेल्ट हो रही है। तो इसलिए ये एसेट जो होते हैं ये हमारे कारोबार की ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके बगैर हमारा कारोबार चल ही नहीं सकता। यहाँ तक कि एक घड़ी जो आपने अपने ऑफिस में लगाई हुई है, जो दुकान में लगाई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई मोबाइलों में तो अभी मोबाइल तो अभी आना शुरू है ना, कुछ अर्से पहले। घड़ियाँ तो बहुत ज़माने पुरानी है और हर इंसान कोई हाथ पे घड़ी भी नहीं मानता तो उसकी नज़र सबसे पहले वॉल क्लॉक पे जाती है कि क्या टाइम हो रहा है। आपके अपने घर के अंदर अगर वॉल क्लॉक ना हो तो कितनी मुश्किल हो जाए, लोगों को पता ही नहीं कि टाइम क्यों आ रहा है। तो ये घड़ी कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये भी आपका एक एसेट है। मैंने तो ये भी बहुत बड़ी बात की है, मैं कह रहा हूँ जो आपके कारोबार के अंदर ऑफिस में साइड में डस्टबिन पड़ा हुआ है ना, वो भी आपके लिए एक एसेट है। अगर ये डस्टबिन ना हो तो कचरा कहाँ जाएगा। तो अब आपको अहमियत समझ में आ रही है एसेट की कि एसेट किसे कहते हैं। तो इनटेंजिबल एसेट वो होते हैं जो नजर नहीं आते लेकिन इनका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म मिलता है। तो पता क्या लगा कि फिक्स एसेट दो किस्म के होते हैं, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। अब हम बात करते हैं टेंजिबल की। ये मैंने इसकी लिस्टिंग बना दी, ऊपर मैंने करंट एसेट की लिस्टिंग बता दी थी, वो आपने एसेट याद करनी है। ये आ गई आपकी फिक्स एसेट। अब ये मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा और आप इसको गौर कीजिएगा कि लाजमी ये वो एसेट होंगे जिनका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म मिलता है। देखिए लैंड, जमीन एक मरतबा ले लो, वो सारी जिंदगी के लिए काफी है, आपकी जिंदगी के लिए क्या, आपकी आने वाली नस्लें भी उस जमीन से फायदा उठाएंगी। बिल्डिंग, एक मरतबा आप जमीन के ऊपर बिल्डिंग तामीर कर लो, 30, 40, 50 साल के लिए भूल जाओ, लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो गया नहीं हो गया। फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर कहते हैं जैसे आप सोफा वगैरह और अलमारी वगैरह लेकर आते हैं, फर्नीचर होता है। फिक्सचर वो जो दीवारों में फिक्स करने वाले आइटम्स होते हैं जैसे कि कैबिनेट्स वगैरह जो होते हैं। तो भाई चलो ये 50-100 साल तो नहीं चलेंगे लेकिन साल भर से तो ज्यादा ही चलेंगे ना, 4-5 साल तो निकाल लेंगे। तो ये भी क्या हमारा फिक्स। अच्छा टेंजिबल क्यों है, क्योंकि सब नजर आते हैं, और फिक्स क्यों है, क्योंकि लॉन्ग टर्म चलते हैं। ऐसे इक्विपमेंट्स आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, टाइपराइटर, स्कैनर, फोटोस्टेट मशीन, ये भी कोई ऐसा नहीं है कि 50-50 साल चले, लेकिन भाई कम से कम साल भर से तो ज्यादा ही चलते हैं ना, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कम से कम साल के अंदर की कैटेगरी नहीं है। अगर ये साल के अंदर की कैटेगरी होगी तो करंट होगी, ये साल की कैटेगरी से बाहर निकल गया, ये फिक्स आइटम बन गया। इसी तरह मशीनें हो गई, प्लांट एसिड हो गया। मशीन और प्लांट एसिड में कोई खास फर्क नहीं है। मशीन वो होती है जो एक असेंबल्ड हालत में बनी बनाई मिलती है हमें। प्लांट एसिड बोलते हैं जिनको हम अपनी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बनवाते हैं। जैसे सीएनजी स्टेशन पे बनी बनाई मशीनें नहीं लगाई जाती, उस पर बाकायदा उनकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक प्लांट तैयार किया जाता है। सही है। तो ये मशीन और प्लांट एसिड दोनों एक ही कैटेगरी की। मोटर व्हीकल, गाड़ियां, कार, ट्रक, वैन, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रेन, एरोप्लेन, ये भी लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं। आज आप सड़कों पे देखिए आपको 40 साल पुरानी गाड़ियां भी नजर आएंगी। तो बताने का मकसद ये है कि सारे वो आइटम है जो लॉन्ग टर्म चलते हैं, इसलिए उनको हमने नाम दिया फिक्स एसेट। और टेंजिबल इसलिए बोला क्योंकि नजर भी आते हैं। और आखिर में नेचुरल रिसोर्सेज आपके कोर्स में तो नहीं है लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ। जैसे आप कोई तेल का कुआं खोदते हैं, कोई गैस का कुआं होता है, कोई मिनरल्स के जो है वो कुएं होते हैं जहाँ से डायमंड वगैरह पहाड़ों से निकलता है, कोल, गोल्ड, तो ये भी वो आइटम होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म उस कुएं में से निकलते हैं या उस जो है वो पहाड़ों में से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे मछलियाँ हैं, समंदरों में जाते हैं आप, तो वो भी नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी में आती हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज मछलियाँ बहुत ज़्यादा मिकदार में पकड़ ली तो कल मछली नहीं मिलेगी, वहाँ फिर मिकदार में पड़ेगी।
इनटेंजिबल फिक्स एसेट आपके कोर्स में एसच नहीं है, इसलिए मैं इनटेंजिबल एसेट पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। बट ये ध्यान में रखिए कि ये वो एसेट्स होते हैं जिनका एक तो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिनको हम बाकायदा देख नहीं सकते, इनकी कोई सॉलिड एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये फिक्स एसेट में और ये लॉन्ग टर्म चलते हैं। तो मैं आपको इसमें से एक आध कुछ बता देता हूँ, एट अ ग्लांस बताऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा। गुडविल, नाम, शोहरत। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो मेहनत करते 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 अपना एक मुकाम बना लेते हैं, फिर वो अपने नाम से जाने जाते हैं। अब वो चाहे आपको कुछ भी दें, किसी भी किस्म की आपको वो क्वालिटी दें, बस आप उसके नाम पे जाते हैं। नहीं भाई, नाम है, इसका नाम है, दिल पसंद का नाम है। अब चाहे दिल पसंद वाला आपको बेचारा कुछ भी खिला दे, आप बोलेंगे भाई दिल पसंद का नाम है। अब क्या ये दिल पसंद जो है, क्या आप इसको सॉलिड फिजिकली आप इसको पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं भाई, आपके जहन में बैठा हुआ एक नाम है, इसको कहते हैं गुडविल। और फिर बिजनेस अपनी शोहरत से कमाते हैं, तो गुडविल का मतलब शोहरत। ये शोहरत कहीं नजर नहीं आती है, ये आवाम के जहनों में बैठ गई है। एक बिजनेसमैन इसका भी बेनिफिट लेता है। ये नाम बाकायदा बिकते हैं, करोड़ों रुपए में बिकते हैं, सिर्फ नाम, बिजनेस नहीं, सिर्फ नाम। जाहिद नियारी, भाई नियारी तो और भी बहुत सारी है ना, लेकिन जाहिद नियारी ये आपके जहनों में बैठा हुआ है। अच्छा, बैठा हुआ आपके जहनों में, पब्लिक के जहन में, फायदा उसका जाहिद नियारी वाला उठा रहे। नहीं भाई, मेरा तो नाम मार्केट में नाम है, जब मेरा नाम है तो लोग तो मेरे नाम से मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, तो वो उसका फायदा उठाते हैं। तो ये नजर ना आने वाले आइटम होते हैं, लेकिन इनका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म मिलता है। सही है जी। तो इसके बाद कॉपीराइट, ये भी फिक्स इनटेंजिबल एसेट है, नजर नहीं आता, लेकिन इसका भी बेनिफिट है। आप एक किताब छाप देते हैं, उसके ऊपर लिख देते हैं कि ऑल कॉपीराइट्स आर रिजर्व, कोई और इस किताब को नहीं छाप सकता। आप एक फिल्म बनाते हैं, कोई ड्रामा बनाते हैं, उसके ऊपर शुरू में स्टार्टिंग में लिख देते हैं कॉपीराइट्स आर रिजर्व, कोई और इसको कॉपी नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही करेंगे। जाहिर है, जब आप ही करेंगे तो फिर कमाएंगे भी आप ही। ट्रेडमार्क, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके बाकायदा लोगो, बिजनेस ऐसे उनके लोगो होते हैं। सुजुकी का है तो आप सुजुकी गाड़ियों में देखोगे एस लिखा हुआ होता है, टोयोटा है उसका एक लोगो बना हुआ है, मर्सिडीज बेंज है उसका एक लोगो, इनका ट्रेडमार्क है। अगर कोई और उसको यूज करेगा तो ये उस पर जो है वो मुकदमा कर देंगे। तो बहरहाल इसमें मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, बस आपका काम क्या है कि आपने उसको याद करना है। असल आपके लिए करंट एसेट है और फिक्स में टेंजिबल एसेट है। याद आपने इंटेंजिबल भी करने, लेकिन ये आपके कोर्स में आएंगे नहीं ना। ये हमारा पहला एलिमेंट मुकम्मल हो गया, एसेट। अब दूसरा एलिमेंट क्या है हमारा? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या क्या आप देख सकते हैं? लायबिलिटी का मतलब होता है वाजबात, कर्जा, उधार, वादा। ये मेरे पैसे नहीं है, ये मैंने देने हैं, वापस करने, ये मैंने किसी से उधार लिए हुए थे। हर बिजनेस के अंदर हर बिजनेसमैन को कहीं ना कहीं उधार लेने की जरूरत पड़ जाती है। आप खुद भी देखिए, आप भी कभी किसी मोहल्ले में जाएं, किसी दुकान के पास जाएं और आपको कुछ सामान खरीदना हो और आपके पास पैसे कम हो, तो आप क्या कहते हैं? अच्छा यार ये पकड़ो, मैं 50 रुपये कम है, मैं बाद में दे दूंगा। तो वो तो बाद में दे दूंगा, क्योंकि वो 50 आपके नहीं है, वो आपने देने हैं या आपने वादा किया है। तो वो जो मैं बाद में दूंगा वो मेरे लिए अभी लायबिलिटी है। तो क्या है? लायबिलिटी इज अ प्रॉमिस ईदर ओरली और इन रिटर्न। लायबिलिटी ये प्रॉमिस है, चाहे ये ओरली हो या रिटर्न हो, टू पे इन फ्यूचर, कि मैं आपको मुस्तकबिल में अदा कर दूंगा। इन अदर वर्ड्स, लायबिलिटी इज द क्लेम ऑफ क्रेडिटर हु प्रोवाइड्स लोन और सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट। दूसरे लफ्जों में ये लायबिलिटी क्रेडिटर का क्लेम है। क्रेडिटर कौन? जिसने हमें उधार पे दिया था, ये उसका हक है। क्यों? क्योंकि उसने हमें या तो कर्जा दिया था या उधार पे चीज दी थी और क्या कहा था कि ये पैसे बाद में दे देना मुझे। अभी तो डिपेंड करता है कि भाई कोई आपको उधार पे देना पसंद करता है। अगर पसंद करता है आपको उधार पे देना, तो आपको फॉर द टाइम बिंग बेनिफिट हो जाएगा कि आपके पास अभी नहीं थे पैसे, आपने ले लिए, लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसकी बड़ी अच्छी मिसाल क्रेडिट कार्ड।
वो क्या कहते हैं बैंक वाले कि भाई आपको पैसे नहीं, कोई बात नहीं, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, आप जाएं शॉपिंग करें और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दें, हम आपको बिल भेजेंगे, आप हमें बाद में दे देना पैसे। तो वो जो बाद में देने वाली कहानी उसको लायबिलिटी कहते हैं। चलिए अब आ जाइए टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी में भी दो किस्म की लायबिलिटी होती है, एक करंट लायबिलिटी और जिसको हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं, और एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी याद रखिए बेटा, अकाउंटिंग में जब भी करंट का वर्ड आएगा ना, तो करंट का मतलब क्या होता है, जो बात 1 साल के अंदर हो वो करंट है, और जो बात 1 साल से आगे चली जाए वो लॉन्ग टर्म है या नॉन करंट है। तो दो लायबिलिटी दैट सेटलमेंट पीरियड इज 1 ईयर, वो लायबिलिटी जिसका अदा करने का वक्त मैक्सिमम 1 साल है। यानी ये बहुत छोटे से कर्जे, बहुत छोटी सी जिम्मेदारी, बहुत छोटा सा कर लोन होता है, जिसके बारे में आपने उससे वादा किया होता है कि मैं तुम्हें 6 महीने, 3 महीने, 8 महीने, हर साल में दे दूंगा, भाई इसको कहते हैं करंट लायबिलिटी। ज्यादातर हम जैसे लोगों को जो होती है ना, वो करंट लायबिलिटीज ही होती है। कभी किसी दुकान से कुछ सामान खरीदा, पैसे नहीं थे, मैंने कहा यार अभी 3-4 दिन बाद तनख्वाह मिलेगी, मैं आपको दे दूंगा, अगले हफ्ते ले लेना पैसे, तो ये करंट है। नाउ व्हाट इज द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब दोज लायबिलिटीज दैट सेटलमेंट पीरियड इज मोर देन 1 ईयर। ये वो कर्जा है जिसको अदा करने के लिए आपके पास अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त दरकार है। मिसाल के तौर पे मैं अपने कारोबार के लिए बैंक से 5 करोड़ का लोन लेता हूं, तो क्या ये 5 करोड़ में साल में अदा कर सकता हूं? थोड़े करके किस्त बना बना के मैं अगले 5 साल में या 10 साल में अदा करूंगा, तो ये क्या बन गई आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब इसकी भी लिस्टिंग है। मैंने क्या कहा, आपका सारा फोकस जो है ना वो लिस्टिंग पे होना चाहिए। अकाउंट पेबल, अभी याद है थोड़ी देर पहले आपने अकाउंट रिसीवेबल पढ़ा था, तो रिसीवेबल का मतलब पैसे लेना, अकाउंट पेबल का मतलब पैसे देना। नोट पेबल, अकाउंट पेबल ओरल एग्रीमेंट, यानी मैंने किसी को पैसे देने हैं तो मैंने जबानी बात कर ली, अच्छा मैं तुम्हें दे दूंगा। नोट पेबल, मैंने लिख दिया कि हाँ भाई मैं तुम्हें दे दूंगा। तो ज्यादा सेफ कौन सा होता है? नोट पेबल, क्योंकि उसमें लिख दिया तो अगर मैं फ्रॉड करना भी चाहूँ या मैं अगर भागना भी चाहूँ तो अगला मुझे भागने नहीं देगा, क्योंकि मैंने देने ही देने, मैंने लिख कर वादा किया। अकाउंट पेबल जबानी वादा करने का नाम है। अदर पेबल भी इसी कैटेगरी का, उसको इंशाल्लाह लास्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद है अनअर्न्ड। अनअर्न्ड का मतलब वो पैसा जो मैंने भी अर्न ना किया हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक स्कूल या एक कोचिंग या एक कॉलेज का बिजनेस करता हूँ और मैंने सारे बच्चों से एडवांस फीसें ले ली। अब ये जो मैंने एडवांस में पैसे लिए हैं ना, ये मेरे ऊपर अभी टेंशन है, ले तो लिए लेकिन है टेंशन। क्यों? क्योंकि मुझे इसके बदले बच्चों को तालीम देनी है, पूरे महीने अपनी एजुकेशनल सर्विसेज देनी है, और अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो मुझे ये पैसे क्या करने, वापस करने। और अगर मैंने पूरे महीने उनको वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, तो वो जो शुरू में 1 महीने पहले मैंने एडवांस लिया था ना, वो उस वक्त अनअर्न्ड था। जब महीने बाद मैं उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दूंगा तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, अर्न हो जाएगा। तो जब तक आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते और पैसे पहले ले लेते हैं तो वो अनअर्न्ड होता है। इसी को हम अनअर्न्ड भी कहते हैं, इसी को हम एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी कहते हैं। तो दोनों ये एक ही चीजें, अलग अलग नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट, जितना पैसा आपके बैंक में मौजूद है, अगर आपको ज्यादा की जरूरत है तो बैंक आपको आपकी रिक्वेस्ट पे अलाउ कर देता है कि आपको वो ज्यादा पैसे दे देता है, लेकिन ये कह के कि ये पैसे आपने बाद में हमें वापस करने हैं, क्योंकि ये आपके पैसे नहीं है। मिसाल के तौर पे आपके अकाउंट में 10,000 है और आपको चाहिए 11,000, तो अगर आप 11,000 का चेक लिखेंगे तो अव्वल तो बैंक आपका चेक ही वापस कर देगा, आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। लेकिन अगर आप एक बैंक ओवरड्राफ्ट फॉर्म फिल करके बैंक को दें और रिक्वेस्ट करें कि भाई 10,000 तो मेरे ही हैं, 1,000 मुझे एक्स्ट्रा दे दीजिए, मैं आपको बाद में लौटा दूंगा क्योंकि मुझे जरूरत है, तो ये हर किसी को फैसिलिटी मिलती भी नहीं है। लेकिन अगर आपको मिल जाए, बैंक आपको 1,000 रुपये ओवर दे दे, तो ये आपको वापस करने पड़ेंगे। तो बस जो अपना नहीं है वापस करना है वो लायबिलिटी है। इसी तरह लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, तो ये भी आपके कोर्स का ऐसा हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा, लेकिन याद आपने ये भी करना है। लॉन्ग टर्म लोन, अभी मैंने बताया मैं बैंक से 5 करोड़ का लोन ले लूं तो जाहिर है वो मैं 1 साल में अदा नहीं कर सकता, वो मुझे थोड़ा थोड़ा करके अदा करना है, तो इसलिए वो क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसी तरीके से डिबेंचर बॉन्ड पेबल है, ये अभी फिलहाल आपकी किसी काम का नहीं है। कार फाइनेंस, मैं बैंक से किस्तों पे कार ले लेता हूँ, जाहिर है वो किस्तें भी तो मैं अगले 5-6 साल तक दूंगा ना, तो 5-6 साल तक मुझे लोन देते रहना पड़ेगा, तो वो भी क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ऐसे अपने घर बनाने के लिए अगर मैं कर्जा लेता हूँ तो जाहिर है वो कर्जा भी मैं 1 साल में नहीं उतार सकता, तो वो भी क्या बन जाएगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो बेटा ये आपके 2 एलिमेंट्स हो गए, एक एसेट और एक लायबिलिटी। आपने इनकी डेफिनेशंस भी याद करनी है, इनकी लिस्ट भी याद करनी है। तीसरी चीज है ओनर इक्विटी।
अच्छा, लायबिलिटी का मतलब ध्यान में रखिएगा, लायबिलिटी को मैं दूसरे लफ्जों में कहता हूं टेंशन। क्यों टेंशन कहता हूं लायबिलिटी को? क्योंकि जो चीज मेरी नहीं है मैंने वापस करनी है, तो जाहिर है उस पर टेंशन ही है ना कि मेरी अपनी नहीं है मुझे वापस करनी है। तो ओनर इक्विटी का मतलब क्या है? जो कि मैं खुद ओन करता हूं, मेरी अपनी है, मुझे वापस नहीं करनी, किसी का कोई हक नहीं है, ये मेरी चीज है। जिस पर मेरा हक नहीं है किसी और का है वो लायबिलिटी, लेकिन जिस पे मेरा हक है, मेरी चीज है, मेरी जेब का लगा हुआ पैसा है, वो ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी का दूसरा नाम और क्या है? कैपिटल है। सही है, इसकी कोई लिस्टिंग नहीं है, इसकी सिर्फ डेफिनेशन है। ओनर इक्विटी इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओनर हिमसेल्फ फ्रॉम हिज पर्सनल रिसोर्सेज। इसके आगे की डेफिनेशन मैं नहीं पढ़ रहा हूं, इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यही है कि कारोबार के अंदर आपका वो पैसा जो ओनर का अपना लगाया हो उसको हम क्या बोलते हैं? ओनर इक्विटी। तो ये हमने कितने एलिमेंट्स पढ़ लिए? 3, एसेट, लायबिलिटी एंड ओनर इक्विटी। और ओनर इक्विटी का नाम क्या होता है? कैपिटल। अब इन 3 एलिमेंट्स को पढ़ने के बाद हमारी एक इक्वेशन बनती है और उस इक्वेशन को हम कहते हैं बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट इक्वेशन। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट इक्वेशन। सही है जी। तो वो क्या है? ये वही अकाउंटिंग इक्वेशन है जो मैंने अभी आपको 3 एलिमेंट पढ़ा है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। एसेट बराबर होते हैं लायबिलिटी और ओनर इक्विटी के। एसेट का मतलब वो जो मुझे कारोबार को चलाने के लिए जरूरत है, लायबिलिटी का मतलब वो जो मैंने किसी से कर्जा लिया है, और ओनर इक्विटी का मतलब वो जो मेरा अपना है। तो मैंने इसकी कुछ मिसालें दी हैं। मिसाल के तौर पे मुझे अपने कारोबार के लिए 5 लाख रुपए एसेट्स की जरूरत है जिससे मुझे अपना कारोबार करना है। अब अगर फर्ज कीजिए कि 4 लाख रुपए मैं अपने लगा दूं तो मुझे कर्जा कितना लेना पड़ेगा? तो ये देखिए, ये 1 लाख रुपए आपकी मिसिंग वैल्यू। मैं क्या करूंगा? एसेट में से ये ओनर इक्विटी माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगी? लायबिलिटी निकल कर आ जाएगी। क्या समझे? एक और मिसाल, फर्ज कीजिए मुझे अपने कारोबार के लिए 6 लाख रुपए एसेट्स की जरूरत है। अगर ये 1.5 लाख रुपए मैं अपने पास से लगा लूं, सॉरी, ये 1.5 लाख रुपए अगर मैं कर्जा ले लूं, तो 6 लाख का कारोबार करना है लेकिन 1.5 लाख रुपए मैं कर्जा ले रहा हूं, तो मुझे अपने पास से लाजमी कितने लगानी पड़ेगी? तो मैं क्या करूंगा? इस 6 लाख में से 1.5 लाख माइनस कर दूंगा तो पता चलेगा 4.5 लाख मेरे अपने। तो याद रखिए, एसेट का मतलब पूरा कारोबार, लायबिलिटी का मतलब उस कारोबार में किसी और का लगाया हुआ, यानी किसी और से कर्जा लेकर कितना लगाया है, और उस कारोबार में अपना कितना लगाया है। तो तीसरी मिसाल, मुझे अपने कारोबार के 7 लाख रुपए चाहिए। अगर ये 7 के 7 लाख रुपए मैं खुद लगा दूं तो इसका मतलब क्या है कि मुझे लायबिलिटी लेने की जरूरत ही नहीं है, मुझे कर्जे की जरूरत ही नहीं है। बेसिकली इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जिसकी लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या हो? बराबर हो। तो देखिए, 7 लाख इधर है, 7 लाख इधर है, तो मुझे जरूरत ही नहीं कर्जा लूं। हाँ, यहाँ पर 6 लाख था, 6 लाख में से 1.5 लाख रुपए मैंने कर्जा लिया था, तो 4.5 लाख मैंने अपने लगा दिया। अच्छा, ये जो बेसिकली बोल्ड हुआ हुआ है ना, ये मिसिंग वैल्यू है, ये आपको गिवन नहीं होगी, ये आपको कैलकुलेट करनी है। तीसरी चौथी बात, अगर 4 लाख रुपए मैं कर्जा ले लूं और 4 लाख रुपए मैं अपने लगा लूं, तो ये कुल मिला के मैं कितना कारोबार कर सकता हूं? तो ये आपकी एक और मिसिंग वैल्यू आ गई कि मैं टोटल 8 लाख का कारोबार कर सकता हूं। तो आज के लिए इसको यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह ये आप याद कर लीजिएगा सारी चीज़ें। 2 एलिमेंट रह गए हैं, उसको इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। फिर अल्लाह हाफ़िज़।